अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो भी आपको 10% 12% मिल जाता है। ये निवेशक जो है ये एक्चुअली 10, 12, 7, 8 नहीं ढूँढ रहा है। ये 3 टाइम्स, 4 ये मल्टीप्लाई टाइम्स, करना चाहता है। 100 हाँ। टाइम्स। आपका बिज़नेस ऐसा है जो बाय नेचर पार्टनरशिप का है या जी। जहाँ पे आपको गवर्नेंस लाइट रखनी है या कोई टैक्स बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आप एलएलपी या पार्टनरशिप की तरह देखेंगे। जी। वरना 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। आपको जो इन्वेस्टर अपने कैप टेबल पे डालना है, कैप टेबल मीन्स जो आपका शेयर होल्डिंग है, वो आपके जो आउटलुक है या विजन है उससे अलाइन होना चाहिए। हमारे देश में एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम फेमा रेगुलेशंस कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत कुछ तरीके हैं जिससे आप इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर सकें, तो आपको उससे कंप्लाई करना है। दूसरा, आपको उस देश के लॉ से भी कंप्लाई करना है। ज़्यादातर कंपनीज़ जब इस जर्नी में होते हैं स्टार्टअप से बड़ी कंपनी बनने में, तो उनकी मैनेजमेंट टीम्स बिल्ड आउट होती हैं। तो जो वो मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, उसकी रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ खुद ही बढ़ जाती हैं। बट ये ज़रूरी है कि आपका एक इंटरनल कंप्लायंस कल्चर स्ट्रॉन्ग हो। जब हम अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो हमें किसी न किसी तरह की लीगल चुनौतियों का अक्सर सामना करना पड़ता है। आज इसी पर हम बात करेंगे मोक्ष भट्ट के साथ। मोक्ष भट्ट एपी एंड पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं और उनकी विशेषज्ञता है स्टार्टअप और न्यू इनोवेटिव बिजनेसेस में। तो आइए बात करते हैं मोक्ष से। मोक्ष, आपका स्वागत है थैंक यू। हमारे इस पॉडकास्ट स्टार्टअप यात्रा में। थैंक यू सो मच। जी। और जैसा कि आज हम उन बेसिक्स पे बात करेंगे, जो किसी भी उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सारे सवाल, जो अपना खुद का एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए। ज़रूर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है हमारे सामने या उस किसी भी व्यक्ति के सामने जो अपना काम शुरू करना चाहता है, कि एक उसके पास एक आइडिया होता है। हुँ। वो आइडिया कई बार ऐसा होता है कि उस आइडिया को बहुत रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और मैंने ये भी देखा है कि जितने हमारे पहले गेस्ट आए हैं, उन सभी ने बताया कि उन्होंने जो जो आइडिया लेकर वो पिच करने गए, हमेशा ये हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा। हुँ, हुँ। तो आइडिया वैलिडेशन क्या है? कैसे हम ये तय कर सकते हैं कि ये जो आइडिया हमारा है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिस पर हम फंडिंग के लिए बात करने वाले हैं, जिसको हम एक बड़े स्केल पे ले जाने का एक सपना देख रहे हैं, वो सही है या नहीं है? इसका थोड़ा पेचीदा जवाब है, तो जी, मैं थोड़ा बिल्कुल। आपको एक सफ़र पे ले जाता हूँ। जी। एसेंशियली इसमें थोड़ा डिपेंड करेगा कि आपका आइडिया है क्या? कुछ आइडिया ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ कागज़ पे देख के कोई इन्वेस्टर आपको बोले कि चलिए ये आइडिया आपका ऐसा है या कि मैं इस पे पैसे देने को तैयार हूँ। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए आइडिया ज़रूरी होता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपका बिज़नेस इनोवेटिव कैसा है और उससे वो रिटर्न्स कैसे कमाएँगे। बट इसमें एक सेकंड उतना ही इम्पोर्टेंट कारण होता है कि आप ये करेंगे कैसे? इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि आइडिया ज़रूरी है, आइडिया से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा या इसकी एग्ज़ीक्यूशन कैसे होगी। जी। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है जो चाहता है कि मैं अपना नया बिज़नेस शुरू करूँ, आइडिया बहुत अच्छी बात है क्योंकि आइडिया के बिना नहीं हो सकता, कुछ इनोवेशन होनी चाहिए, जो भी आप करने चाह रहे हैं जीवन में। मगर उसको एक्चुअल में आप करेंगे कैसे? हुँ, हुँ। वो आपको बहुत क्लैरिटी से समझना होगा और किसी इन्वेस्टर को समझाना होगा। तो सॉरी, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ थॉट को। तो बेसिकली इन्वेस्टर क्या देखेगा कि आपके पास एक अच्छा आइडिया है, ठीक है। आपको समझ है कि इस आइडिया को एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है हुँ। और आप में पैशन है इस आइडिया को एग्ज़ीक्यूट हुँ, करने का। हुँ। तो ये 3 एक आइडियाज़ होते हैं। अब इसमें क्या पहले पैसा आएगा या पहले काम शुरू होगा? हुँ, दूसरा सवाल अब ये बिल्कुल। होता है। दोनों हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आपकी जर्नी में आप कहाँ हैं। तो कुछ आइडिया ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब आपको इन्वेस्टर को समझाना है कि एक्चुअली मेरा आइडिया वैलिड है, तो आप उसके पास जाके बोलेंगे कि देखिए ये मेरा आइडिया है, इस आइडिया में एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है और मैं इसको प्रूव करने के लिए दिखा सकता हूँ कि मेरे पास 3 या 4 या 10 कस्टमर हैं। ये ज़रूरी नहीं है, बट एक इन्वेस्टर को कम्फर्ट मिलता है। अल्टीमेटली यहाँ पे सवाल ये है कि आप कैसे एक इन्वेस्टर को मनाएँगे या उसको ट्रस्ट आएगा कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ क्योंकि वो रिस्क ले रहा है।
बिल्कुल। तो मैं इस तरह से इसको बोलूँगा। ठीक है, तो क्या कोई चेकलिस्ट भी हो सकती है जिसको आप रिकमेंड करें कि इतनी चीज़ें तो तुम्हें देखनी है, कोई भी आइडिया हो तुम्हारा? नहीं, इसकी कोई चेकलिस्ट नहीं है, हुँ, बट ये ज़रूरी है कि आप एक बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पे ना जाएँ। सो आपको फंड्स तब रेज़ करने चाहिए या इन्वेस्टर के पास तब जाना चाहिए जब आपको कैपिटल की नीड हो। अ, मानिए कि आपका एक आइडिया है कि मुझको एक वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी बनानी है। एक्चुअली वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी में एक लैपटॉप से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, तो आपको एक्चुअली फंड रेजिंग की ज़रूरत नहीं है, आप काम शुरू कर सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टर के पास तब जाना चाहिए जब आपको एक्चुअली कैपिटल की नीड हो। वो ज़्यादातर तब होता है जब आपको बिजनेस की समझ हो और आपके पास एक प्लान हो कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि ये मेरा प्लान है, मुझे 100 लोग हायर करने, मुझे एक ऑफिस चाहिए, मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है। तो जब आप इस स्टेज पे आ गए कि आपके पास एक कॉन्क्रीट बिजनेस प्लान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए कि एकदम लास्ट आइटम तक आपको जाना चाहिए, बट एक ब्रॉड सेंस होनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ताकि जो है सामने वाला भी वो भी समझे कि मेरे पैसे का क्या करोगे और उससे क्या मिलेगा। जी। अच्छा, अगला सवाल मेरा है, मार्केट रिसर्च की बात होती है अक्सर। तो किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च की कितनी रिक्वायरमेंट है? या फिर किस स्टेज पर जाकर मार्केट रिसर्च हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है? आई थिंक ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जी। कि जैसे आप अपना बिजनेस इवॉल्व कर रहे हैं या जब आप आइडिया समझ रहे हैं तो उसमें आपको रियली ये उतना मेरी कॉम्पिटेंस वाला सवाल नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि ये हुँ। ज़्यादा बिजनेस वाला सवाल है। जी, और अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो जैसे आप किसी इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, उसको बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। जी। अब वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये मैंने आइडिया का बिज़नेस किया, तो इसको खरीदने वाला कौन है? या मेरा कस्टमर बेस कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? अ, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना कि जो इन्वेस्टर होता है, जो रिस्क कैपिटल होता है, जो इस टाइप के स्टार्टअप्स में पैसे लगाता है, वो क्या ढूँढ रहा है? वो एक बेसलाइन रिटर्न नहीं ढूँढ रहा है। ना, उसका क्या मतलब है कि अगर आप मानिए एक एफडी में पैसा डालते हैं, एक एफडी या फिक्स्ड डिपॉज़िट में भी आपको आराम से 6-7% मिल जाता है। बिल्कुल। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो भी आपको 10% 12% मिल जाता है। ये निवेशक जो है ये एक्चुअली 10, 12, 7, 8 नहीं ढूँढ रहा है। ये 3 टाइम्स, 4 ये मल्टीप्लाई टाइम्स, करना चाहता है। 100 हाँ। टाइम्स। हुँ। तो उसको समझना है कि जब मैं आपको पैसा दूँगा ये 100 टाइम्स कैसा होगा? वो भी समझता है कि शायद नहीं हो क्योंकि रिस्क है। जी, बट अगर होना है तो कैसे होगा? जी, सो ये थिंकिंग होती है। तो जी। इसके लिए मार्केट समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल। आप फिर ढूँढ सकते हैं कि इनको टेल एंड बेट्स कहते हैं हुँ, कि हुँ। आपने 4 आदमी को पैसे दिए, चारों नहीं चलेंगे, 1 चलेगा। बट वो जो चलेगा उसमें इतना पैसा बनेगा, कि ये 3 भी उसमें कॉम्पेंसेट हो जाएँगे। दिखेंगे ही नहीं। हाँ, दिखेंगे ही नहीं, ठीक बात है। तो इसलिए ये आपको एक वेंचर कैपिटलिस्ट का माइंडसेट होता ये है। वेंचर कैपिटलिस्ट का हुँ, माइंडसेट होता है। तो बिल्कुल। इसमें आपको डेमोंस्ट्रेट करना होगा कि मेरा एड्रेसेबल मार्केट क्या है, कि अगर ये हुँ। चल गया तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग ये खरीदेंगे। हुँ, हुँ, तो हुँ, फिर हुँ। आपका एक बहुत बड़ी बेट बन सकती है। ठीक है, ठीक है। अब हम आपके थोड़े से कोर उस पर आते हैं। तो पहला मेरा सवाल ये था कि वो फर्स्ट लीगल स्टेप्स कौन से होते हैं, जो किसी भी कंपनी के फाउंडर को जिसके बारे में एंश्योर कर लेना चाहिए कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले? कंपनी स्टार्ट करने से पहले मेरे ख्याल से सबसे पहला सवाल होगा टाइमिंग, जी, कि कंपनी कब खोलनी चाहिए, राइट? जी। क्योंकि नॉर्मली जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिजनेस तो हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि कल की डेट को ही शुरू हाँ, कर दिया। बिल्कुल। मगर बाय एंड लार्ज कंपनी या बिजनेस को एक अलग एंटिटी में हाउस किया जाता है। हुँ, उसके कई कारण होते हैं। हुँ। उसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कारण ये होता है कि जो कंपनी है वो एक अलग पर्सनैलिटी होती है, एक अलग एंटिटी होती है, जी, जिसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। तो जो बिज़नेस है, बिज़नेस की लायबिलिटीज़ आप अपनी पर्सनल लायबिलिटी से सेग्रीगेट कर देते हैं, उसको एक कंपनी में डाल के। ठीक है। आपको अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो चलिए मानिए मैं अगर खुद अपने नाम पे बिज़नेस करूँ, तो जो जी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जी, बट अगर मैं कंपनी खोलूँ और वो कंपनी बिज़नेस करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ कंपनी की होती हैं, ठीक, मेरी नहीं। ठीक है। मेरी लिमिटेशन होती है कि जितना पैसा मैंने कंपनी में लगाया, बट वहीं रुक जाता है। हुँ, हुँ, अब ये ज़रूरी क्यों है? हुँ। मानिए कई बारी ऐसा होता है कि कुछ लायबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आपने लोन लिया है, कोई आपके अगेंस्ट कोर्ट केस हो गया। उससे आप खुद पर्सनली रिस्क में नहीं आते हैं, जी, वो रिस्क लिमिट हो जाता है। जी, ये एक्चुअली एक बहुत
इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है इन एंड जी, ऑफ इट सेल्फ, जी। पिछली सेंचुरी की कंपनी। तो कंपनी तब खोलनी चाहिए जब आप रेडी हो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। दैट इज स्टेप वन। कंपनी जब खुल जाए उसके बाद जैसे आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, आपको अगली स्टेप है कि मुझे ये वाला बिजनेस करने के लिए कौन से लाइसेंसेस या अप्रूवल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी लेंडिंग का बिजनेस कर रहे हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको एक लाइसेंस चाहिए। ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेशंस होते हैं कि आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स का एक लाइसेंस लेना है। हुँ, हुँ। सो दैट इज स्टेप टू। स्टेप थ्री इज आप बिजनेस कहाँ करेंगे। तो आपको अपने लिए एक ऑफिस की जगह ढूंढनी है, उस जगह पे आपको लीज लेनी है। फिर आप एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड इंडिया में आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करनी है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन लेने हैं। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि कुछ कुछ आप पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्लायंस एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलर ऑन गोइंग बिजनेस में करती रहनी पड़ती है, हुँ, विच मीन्स कि करने के लिए आपको लोग लाने पड़ेंगे, कुछ खर्चा होगा। तो ये तभी करना चाहिए जब एक्चुअली आप तैयार हैं और फुली रेडी हैं ये बिजनेस रन करने के लिए। तो बहुत जल्दी कंपनी खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप पे फिर ये हमेशा के लिए कि आपका बर्डन बन जाता है कि कंपनी चलानी है, उसकी कंप्लायंसेस करने हैं, सीए रखना है। बट आप जब रेडी हैं, तो फिर आप कंपनी खोलिए सबसे पहले, फिर कंपनी के थ्रू बिज़नेस तो करिए। एक स्टेज आएगी जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब मुझे इसे अपने काम को बड़ा बनाना है हाँ, और अब एक कंपनी फ़ॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी ही हाँ, पड़ेगी। कि आइडिएशन स्टेज पे आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं है। जी, बट जब आप आगे बढ़ें और बोलें अब इस आइडिया को मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए, वो कंपनी वो होती है। कंपनी है। एक इसी से जुड़ा छोटा-सा सवाल था, आपने कहा कि एक ऑफ़िस की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपना बिज़नेस रन कहाँ से करेंगे? अभी बहुत सारे ख़ासतौर से टेक स्टार्टअप में मैंने देखा है कि कोविड से पहले भी और कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम का मॉडल हो गया है और ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना काम शुरू किया और वो दरअसल घर से ही काम कर रहे हैं और उनके साथ कर 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सब घर से काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे स्थिति में भी अगर आपने कंपनी बनाई है, तो एक कोई रजिस्टर्ड ऑफ़िस की ज़रूरत होती है या एक फ़िज़िकल ऑफ़िस की? जी, सो जी, एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो आपको चाहिए ही, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज़ एक्ट में कि कोई ठीक भी है, कंपनी है उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है। ज़्यादातर लोगों का वो अपना एक कोई घर होता है, ऐसे होता है। हुँ, हुँ। अम, ज़्यादातर हिंदुस्तान के शहरों में ज़ोनिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसका क्या मतलब है कि आप बियॉन्ड अ पॉइंट घर से काम नहीं कर सकते। तो आप घर से कोई उद्योग नहीं चला सकते हैं, एक्चुअली आप कोई ऑफ़िस नहीं चला सकते। तो आपको वो एक डिफ़िकल्टी है, क्योंकि एक्चुअली नेचुरली अगर आप देखें, कोई एंटरप्रेन्योर सबसे पहले कहाँ से काम शुरू करेगा? जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, जी। मानिए उसका घर। मगर एक पॉइंट के बाद अगर आपको मैं दिल्ली का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो दिल्ली में आप घर से नहीं काम कर सकते हैं। हुँ, घर से सिर्फ़ दिल्ली में वकील काम कर सकते हैं, हुँ, सीएज़ काम कर सकते हैं, शायद मीडिया प्रोफ़ेशनल्स काम कर हुँ, हुँ, सकते हैं। हुँ। बट उसके आगे आपको एक्चुअली कमर्शियल स्पेस में जाना होता है। तो वो अच्छा। एक जर्नी है कि जैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा, एक आदमी अगर है तो चलिए जहाँ से भी करे, बट वो ये इसी टाइप की कंप्लायंस नीड्स को आपको ध्यान में रख के चलना ठीक, होता है। ठीक। ठीक है, तो कंपनी के बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ सामने आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले किसी भी कंपनी को रन करने में सक्षम नहीं होते। तो उसमें हमारे कुछ मित्र होते हैं, कुछ पार्टनर्स होते हैं, जिनको हमें लेके चलना पड़ता है। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, जिसमें कई बार लापरवाही भी बरती जाती है, वो ये है कि एक एग्रीमेंट को-फाउंडर्स के बीच। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैं एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ और आप मेरे पार्टनर हैं या 2 और लोग मेरे पार्टनर हैं। तो उनके बीच एग्रीमेंट किस तरह होना चाहिए और उनमें किन लीगल पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक जी, है? जैसे भी आप किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं, तो मैं 1 मिनट आपको थोड़ा समझाता हूँ कंपनी होती क्या है? हाँ, क्योंकि थोड़ा रेलेवेंट है। कंपनी एक अलग एंटिटी है, ठीक है? अब ठीक है। उस एंटिटी के हिस्सेदार होते हैं कि जी, आपने कंपनी बना दी, कंपनी का मालिक आप हैं आधे, आधे मैं हूँ, ठीक है? तो शेयर्स हो गए। तो जहाँ आप कंपनी की बात करते हैं, वहाँ एक सेकंड एलिमेंट आ जाता है कि कंपनी को ओन कौन करता है, उसका मालिक कौन है, हिस्सेदार कौन है? दूसरा सवाल आ जाता है कंपनी चलती कैसे है? क्योंकि कंपनी में एसेंशियली जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है मेन प्राइमरी, वो 2 होती हैं। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक होते हैं शेयर होल्डर्स। जो आम मर्दा का डे टू डे फंक्शनिंग होता है कंपनी का, उसका काम होता है बोर्ड, ठीक है? इंडिविजुअल नहीं होता है। ठीक। ये एक बहुत ज़रूरी डिफरेंस है। जी,
कंपनी को चलाने के लिए एक गवर्नेंस सिस्टम होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए शेयर होल्डर्स के पास जाया ठीक। जाता है। बहुत अर्ली स्टेज कंपनी में फाउंडर 2 होते हैं, हुँ, वही 2 डायरेक्टर होते हैं, हुँ। वही 2 शेयर होल्डर्स ठीक होते हैं। बात है। ठीक है? बिल्कुल, हाँ, यहीं से शुरू करते हैं कि फिर ऐसे स्टेज पे क्या-क्या हो सक ऐसे चीज़ें स्टेज हैं? पे ज़रूरी ये है कि जो 2 को-फाउंडर्स होते हैं, हुँ, उनके बीच में क्लैरिटी हो हुँ, रोल्स की। हुँ, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुँ, अल्टीमेटली कोई तीसरा आदमी नहीं है, 2 लोगों के बीच की बात है, बहुत अर्ली स्टेज कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। बट ये जानना ज़रूरी है कि कौन कितना ओन करता है। 30, 40, 60 जो भी है 60, 40, 50, 50। ठीक है, तो सबसे पहले ओनरशिप क्या है? ठीक है। दूसरा डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? कि जैसे अभी हम बोर्ड की बात कर रहे थे, हुँ, बोर्ड पे 2 लोग भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बिल्कुल। बट द पॉइंट ये है कि बहुत अर्ली स्टेज कंपनी में तो 2 ही हैं, कोई तीसरा आदमी है ही नहीं। तो फ इवन देन ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो कि हम दोनों साथ में चलाएँगे या अगर हमारी बात नहीं बन रही है तो हम इसको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। तो कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ऐसे केस में क्या एक बोर्ड ऑफ एडवाइजरी की ज़रूरत हो सकती है? मान लीजिए कि मैं और मेरा को-फाउंडर है, हम 2 लोग एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे क्या हो जाएगा हमारे डिसएग्रीमेंट 50-50 हो जाएँगे हाँ। और वो हो सकता है किसी सॉल्यूशन पे ना पहुँचे या वो बहुत ही कंपनी के बेनिफिट पे ना जाएँ। तो अगर हमने एक बोर्ड ऑफ एडवाइजरी रख ली जिसमें एक हमने लीगल एडवाइज़र है और एक हमारे मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, एक फाइनेंस से रिलेटेड, तो क्या यहाँ पर बात बन सकती है? क्या आप सजेस्ट करेंगे ऐसा कुछ? इसमें मैं ये बोलूँगा कि जब कंपनी बहुत अर्ली स्टेज पे होती है तो उसमें हमेशा कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा होगा। जी। इन सारी चीज़ों का एक कॉस्ट होता है जो नेसेसरीली भरपाई नहीं हो बिल्कुल, पाएगी ऐसी बिल्कुल, सिचुएशन बिल्कुल। में, ठीक, ख़ासकर ठीक। बहुत अर्ली स्टेज पे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एडवाइज़र एडवाइज़र होता है। मानिए 2 ओनर हैं, 2 हुँ, ओनर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, एडवाइज़र हुँ, उतना ही कर सकता हुँ, है। इन दोनों लोगों को फाइनली या तो हुँ। रिज़ॉल्व करना है, नहीं करना है। अल्टीमेटली ये प्राइवेट बिज़नेस है और 2 लोग चला रहे हैं। तो मानिए 2 लोगों में अगर नहीं चल रहा है या बात नहीं बन रही है, तो वो आगे वैसे भी नहीं बढ़ेगा। तो उससे अच्छा है कि तो वो आपसी अंडरस्टैंडिंग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपसी क्लैरिटी अंडरस्टैंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे क्लैरिटी आपने ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया है। जी, तो ठीक इसलिए बात है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हुँ, मानिए कि कंपनी के 2 सीईओ नहीं हो हुँ, सकते हुँ। या कौन-सा आदमी फंड रेज़िंग पे फ़ोकस करेगा, कौन ऑपरेशंस पे फ़ोकस करेगा, उन पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसका रोल क्या है। ठीक, ठीक है। अब तीसरा मेरा सवाल है कि जब हम एक कंपनी फ़ॉर्म करते हैं, तो उसके भी अलग-अलग तरीके होते हैं, यानी एक कंपनी को फ़ॉर्म करने के। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किस स्ट्रक्चर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए? यानी कि जैसे मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो गई, एलएलपी हो गया और भी जो अलग-अलग तरीके सेटअप होते होंगे। तो ये कैसे किस तरह से ये डिसीज़न हम लें? अम, अगर मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दूँ, जी, तो बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन के जिसको बोल सकते हैं। सबसे पुराना इनमें से है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता है कि आप और मैं साथ में एक पार्टनरशिप खोल रहे हैं। पार्टनरशिप जॉइंट प्रॉपर्टी की तरह होती है कि ये बिज़नेस है, इसमें हमारी जॉइंट राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। तो अगर मानिए आप भी कोई गलती करें तो मेरी लायबिलिटी है, पर्सनल लायबिलिटी रिवर्स इज़ ऑल्सो ट्रू कि अगर मैं कुछ करूँ तो आपकी लायबिलिटी है। मॉडर्न बिज़नेस में पार्टनरशिप्स बहुत कम यूज़ होती हैं और अगर होती हैं तो वो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। सो जैसे अगर मेरी लॉ फ़र्म है, तो हम लोग पार्टनरशिप है। कोई मॉडर्न बिज़नेस एक्चुअली आउटसाइड ऑफ प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ पार्टनरशिप नहीं होता है ऑलमोस्ट। ज़्यादातर बिज़नेसेस या आई वुड से ज़्यादातर बिज़नेसेस एक्चुअली कंपनीज़ ही होती हैं। कुछ सिचुएशंस में एलएलपी भी यूज़ किया जाता है। नाउ एलएलपी क्या है? एलएलपी एक मॉडर्न वर्ज़न ऑफ अ पार्टनरशिप है, जिसमें जो पार्टनरशिप का एक गैप था, जो मैं आपको समझा रहा था, जो पर्सनल जी, लायबिलिटी है, वो हटा दिया गया है। जी। तो उन्होंने बोला कि ये एलएलपी है, इसमें आपको एलएलपी के कुछ-कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, व्हिच इज़ कि आपको जो ओनरशिप या गवर्नेंस है, वो थोड़ा कंपनी से आसान है। अम, तो वो एक सॉर्ट ऑफ मिडवे है कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। मगर उसका यूज़ बहुत लिमिटेड सिचुएशंस में होता है और मैं समझाता हूँ क्यों। ज़्यादातर स्टार्टअप्स को पैसे रेज़ करने होते हैं। हुँ, पैसे रेज़ करने के लिए जो इन्वेस्टर होता है उसको ज़्यादातर सिचुएशंस में ईज़ी लगता है कंपनी के शेयर्स लेना। तो जो डिफ़ॉल्ट रूल है या जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है वो है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। पब्लिक कंपनी तब बनती है जब लिस्टिंग वगैरह होती है, वो दूर की बात है। बट ऑन डे वन अगर आपके बिज़नेस में नीड है कि आपको किसी थर्ड पार्टी को लाना है या किसी इन्वेस्टर को लाना है और उससे फंड रेज़ करना है, तो बेटर आइडिया यूजुअली कंपनी बनाना होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जो
बाय नेचर पार्टनरशिप का है, या जहाँ पे आपको गवर्नेंस लाइट रखनी है, या कोई टैक्स बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो आप एलएलपी या पार्टनरशिप की तरह देखेंगे। जी। वरना 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, वो कौन-सी स्टेज होती है जब हमें अपने ब्रांड को या अपना जो आइडिया है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए लीगली? तो इसमें अगर मैं आपको बेसिकली आइडिया के लिए बाय इटसेल्फ नेसेसरी नहीं होती प्रोटेक्शन, हुँ, क्योंकि हुँ। आइडिया के लिए प्रोटेक्शन एक्चुअली लॉ में बहुत कम होती है, क्योंकि जी। मानिए अगर कोई कॉपीराइट है, हुँ, लव स्टोरी पे आप कॉपीराइट नहीं कर सकते कि लव हुँ, स्टोरी का मेरे पास हुँ, आइडिया हुँ, है। हुँ, हुँ, बट अगर आपने कोई अच्छे से स्टोरी लिखी है तो उसका आइडिया है। तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक है कि जब आप किसी को स्टोरी बता रहे हैं, हुँ, इवन तो आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, आप ये ज़रूर चाहते हैं कि वो जो भी आप आइडिया किसी के साथ शेयर कर रहे हैं वो सेफ रहे। हुँ। उसके लिए आपको एक टाइप का एग्रीमेंट होता है, उसको कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए। तो आपको एनडीए साइन करने होते हैं, अच्छा, ये ज़रूरी है जी। और ये शुरुआत से करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप इस जर्नी पे जाएंगे आपको बहुत लोगों से बात करनी है, तो आप सबको बताते जाएंगे कि ये मेरा आइडिया है, क्या आप मुझे फंडिंग देंगे या क्या आपको फाउंडर की तरह ज्वाइन करेंगे। तो इन कॉन्वर्सेशन से पहले अगर किसी भी डिटेल्ड स्टेज पे आपकी कॉन्वर्सेशन चाहे तो आपके लिए एक एनडीए होना ज़रूरी है, जिसमें बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी की ऑब्लिगेशन होती है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ अपने पास रखेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ इन डिस्कशंस के लिए यूज़ करेंगे और किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज़ करेंगे। इसके अलावा जैसे आपका आइडिया फ्रैक्टिफाई करता जाता है, कुछ प्रोटेक्शंस लॉ आपको खुद देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोड लिखें, सॉफ्टवेयर कोड को कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है एज सुन एज वो बन जाए। उसमें अच्छा, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो मिल जाता है जैसे ही अच्छा, वो वर्क क्रिएट होता है। ओके। पेटेंट ऐसे नहीं होता, हुँ, पेटेंट के लिए अप्लाई करना हुँ, पड़ता है। तो अगर आपने कोई अगर इन्वेंशन बनाई है तो उसके लिए आपको जाके अप्लाई करना है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। ट्रेडमार्क के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन लॉ आपको देता है, हुँ, बट हुँ। आपको अप्लाई करके उसमें एडिशनल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस मिलती हैं। तो जैसे-जैसे आपका बिज़नेस इवॉल्व होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको जितना जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि इनोवेटिव कंपनीज़ का जो बेनिफिट होता है, वो इन्हीं सारी चीज़ों से होता है। बिकॉज़ जो आपको पैसा दे रहा है, वो आपको अपनी इन्वेंशन या इनोवेशन के लिए पैसा दे रहा है। कुछ इनोवेशंस प्रोटेक्ट करी जा सकती हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मानिए कोई बिज़नेस इनोवेशन है। बिज़नेस इनोवेशन क्या हुआ कि कोई नए तरीके से सेम बिज़नेस करना। मानिए किराने वाले की दुकान आपने ऑनलाइन डाल दी, दैट इज़ हुँ, बिज़नेस इनोवेशन। हुँ, अब इसमें आप प्रोटेक्ट क्या करेंगे? क्योंकि इसमें कोई कॉपीराइट तो है नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका जो प्रोसेस है उसको आप अच्छे से चलाएँ, और हर चीज़ में नेसेसरीली सेम तरह की इनोवेशन नहीं होती है, जिसमें सेम तरह की प्रोटेक्शंस नहीं होती, तो इट डिपेंड्स ऑन द बिज़नेस। तो डिपेंड करता है वहाँ पे आपकी सक्सेस आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ पे चलेंगी, बेस्ट ना प्रैक्टिसेस कि पे उस चलेंगे। आइडिया पे चलेगी। हाँ, तो आइडिया हुँ, की प्रोटेक्शन होती है, जिसका पॉलिसी आइडिया ये होता है कि अगर किसी ने कोई नया या इनोवेटिव किया है तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। ठीक बात है। तो कई तरह की प्रोटेक्शंस या इनोवेशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे पेटेंट। हुँ, पेटेंट किसको दिया जाता है? जिसने कोई नई या नॉवेल टेक्नोलॉजी बनाई। हुँ। बट हर सिचुएशन में इसकी एप्लीकेशन नहीं होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनोवेशन नहीं हो रही है, इनोवेशन वहाँ भी हो रही है। जी। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ कि हम यहीं पे बात कर रहे थे, एक फाउंडर थे जिन्होंने एक आइडिया ये लिया कि हम बसों की ट्रैकिंग के लिए एक ऐप बनाएँगे। हुँ, ठीक है, अब उन्होंने अपने तरीके से देखा कि कैसे हम जीपीएस वहाँ पे लगा सकते हैं बसों में और उससे रियल टाइम में ट्रैकिंग हो सकती है कि मेरी बस कहाँ है या कब तक पहुँचेगी। ये एक आइडिया है। ये सेम आइडिया अगर मान लीजिए कि उनके पास अभी इसको स्केल करने के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं। लेकिन यही आइडिया अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं और वो बहुत जल्दी इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा क्या? ये रिस्क होता है। ठीक है। इन इन मार्केट्स को कई बारी विनर टेक ऑल मार्केट्स कहते हैं। हुँ, खासकर कंज्यूमर इंटरनेट वगैरह की अगर आप बोलें, जिसका कहने का मतलब सिंपली यही है कि अम, कई सारे बिज़नेसेस ऐसे होते हैं। किसी भी इनोवेटिव बिज़नेस को आप हुँ, देख हुँ, लीजिए, हुँ, हुँ, अल्टीमेटली उसके 2 पीस होते हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योर, हुँ, दूसरा होता है कैपिटल। ठीक है। ठीक है? एंटरप्रेन्योर खुद से शायद कर पाए, शायद ना कर पाए, शायद उसके पास वो कैपिटल ही नहीं जिससे वो जो वो बिज़नेस बनाना चाहे या जो विज़न अचीव करना चाहे वो कर पाए। मानिए उसमें कैपिटल की एंट्री होती है फिर। कैपिटल की एंट्री हुँ, होती है। तो हुँ, आपको हुँ, ये दोनों चीज़ों को जब आप जोड़ते हैं तब हुँ, आपका एक विनिंग बिज़नेस बनता है कई ठीक बार, है, या बिज़नेस बनता है। ठीक है। तो कोई भी अगर इस इकोसिस्टम में देखें तो आपको दोनों एलिमेंट्स चाहिए।
ठीक बात। कैपिटल भी जब देख रहा है, वो आपको भी देख रहा है और आपके जैसे 3 और फाउंडर्स को देख रहा है जिनके पास सिमिलर आइडियाज़ हों। तीनों को बैकिंग मिलेगी। अ, ऐसा भी होता है कई बारी कि सेम इन्वेस्टर 2 को पैसे दे, बिकॉज़ ही डज़न्ट नो एक्चुअली जीतेगा कौन। अब तो मगर ये रिस्क हमेशा रहता है कि आपका जो आइडिया है वो देख के कोई और कॉपी करे। इसका एक बहुत फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है, एक जर्मन कंपनी है जिनका क्या काम था? वो देखते थे यूएस में नया बिज़नेस कौन-सा आ रहा है। वो सेम बिज़नेस जाके जर्मनी में खोल देते थे, अच्छा। ठीक है? फिर जाके वो बोलते थे जो अमेरिकन बिज़नेस है कि आप इसी को क्यों नहीं खरीद लेते, यहाँ आके आप फिर से क्यों बनाएँगे? बट द पॉइंट इज़ कि हुँ, आइडिया की वैल्यू है, बट हुँ। बेसिकली बीइंग फर्स्ट इन द मार्केट समटाइम्स तो मैटर्स। ठीक है, ये भी हमें मतलब मुझे लगता है कि हम जो हमें सुन रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपको ये भी पता हो कि कहाँ-कहाँ आपके पास लीगल प्रोटेक्शन है और हाँ, कहाँ-कहाँ नहीं है, ये भी पता हो और कहाँ-कहाँ तब नहीं आप है। ज़्यादा जो है सतर्क होके मार्केट में उतर पाएँगे। हाँ, कि जी। मतलब कुछ रिस्क होते हैं ऑफ हुँ, जस्ट बीइंग इन द बिज़नेस। अब जैसे MP3 प्लेयर ले लीजिए आप। हुँ, एप्पल ने MP3 प्लेयर तो इन्वेंट नहीं किया था, हुँ, ना उन्होंने फ़ोन इन्वेंट किया, हुँ। बट एक्चुअली लीडर्स वो हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने शायद सबसे बेस्ट परफ़ॉर्मेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेज़, बेस्ट मार्केटिंग इन सब के साथ उतरे और ये कई लोगों के साथ है। मतलब यूएस के कई ऐसे बड़े बड़े जायंट्स हैं, हाँ, स्टार्टअप जो जिन्होंने स्टार्टअप से शुरू किया और असल में वो जर्नी किसी और ने शुरू जी, की थी। जी, हुँ, ऐसा ही होता है। तो सो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, हाँ, तो बिल्कुल। आईपी प्रोटेक्शन एक पार्ट है स्टोरी का, हुँ। बट स्टोरी उससे बड़ी है। अच्छा एक प्रैक्टिकल सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि एक नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि मेरा स्टार्टअप है और मैं आपके पास जा रहा हूँ फंड रेज़िंग के लिए। तो क्या हर बार मुझे ये ज़रूरी है कि मैं आपके साथ एक एनडीए साइन करूँ बातचीत से पहले? अ, हर बार का मतलब आपसे, फिर किसी और से, फिर किसी और से? तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जी, जर्नी कैसे होती है जी। कि आप किसी इन्वेस्टर से मिले से आपको जब पहली बार पैसे मिले, तो बेसिकली किसी भी इन्वेस्टर से जब आप मिलते हैं तो आपके एक पहले इनिशियल डिस्कशन होगा, तो अब उसमें अगर मैं बोलूँ कि पहले हुँ, आप कागज़ साइन करो तो कभी डिस्कशन कभी होंगे ही नहीं। डिस्कशन होगा नहीं, यही मैं सोच रहा था। तो वो होता नहीं है हुँ, वैसे, बट हुँ, होता क्या है कि जैसे डिस्कशन थोड़ा फ्रैक्टिफाई होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, हुँ, हुँ, फॉर्मलाइज़ होने लगता है, तो एट सम स्टेज वो आपसे और सवाल पूछने लगेंगे। अच्छा, आपकी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, मुझे उसके कागज़ दिखाइए। कंपनी बन गई है, कंपनी में कितने लोग हैं? तो उस प्रोसेस को डिलिजेंस कहते हैं, हुँ, ठीक है? तो डिलिजेंस क्या होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हुँ, जब भी हुँ, कोई बायर होता है या कोई इन्वेस्टर होता है, वो कंपनी में पैसे डालने से पहले एक ड्यू डिलिजेंस करता है। अ ड्यू डिलिजेंस का पर्पस होता है समझना कि जिस चीज़ में मैं पैसे डाल रहा हूँ एक्चुअली वही है कि नहीं है, ठीक है? तो उ उस प्रोसेस को शुरू करने से पहले जब आप उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसी को देने वाले हैं, उससे पहले आप एक एनडीए साइन करते हैं ताकि क्योंकि उस स्टेज पे आप उसको बहुत डिटेल में अपना बिज़नेस समझाएँगे, सभी कुछ बताएँगे। तो उससे पहले आप एक एनडीए साइन करते हैं, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो जर्नी का पार्ट है, ये ज़रूरी नहीं हुँ। है कि सबसे पहले दिन ही आपको एनडीए साइन करना है वरना बिल्कुल, तो कहीं आप बिल्कुल। बढ़ेंगे ही नहीं। जहाँ पर एक स्टेज पे आपको लगने लगे कि अब हम बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि सामने वाला इंटरेस्टेड है, हाँ, देन हम एनडीए की तरफ एनडीए की तरफ बढ़ें। जा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक फंडरेज़र के पास गए, उनके साथ हमने एक नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट भी कर लिया और वो हमारे काम में इंटरेस्टेड भी हो गए, और वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, हम आपको फंड करेंगे। अब इसके आगे की जो स्टेज है, उनके साथ हम एक टर्म शीट साइन करते हैं, वो क्या होता है? और उसमें हमें किन-किन लीगल पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए? सो जी। जब भी कोई इन्वेस्टर होता है, वो पैसे दे हुँ, रहा होता है जब आपको बिल्कुल। हुँ, ज जो भी कमर्शियल टर्म्स होती हैं, वो एक टर्म शीट हुँ, में लिखी होती हैं। तो हुँ, टर्म शीट में सबसे पहले तो आपका किस वैल्यूएशन पे वो पैसे देगा, व्हिच ठीक है। मीन्स मानिए कि आपकी कंपनी की अगर वो वैल्यूएशन लगाता है 100 करोड़, हाँ, तो 100 करोड़ पे मैं 20 करोड़ दूँगा। ठीक तो है, उसपे मुझे कितना परसेंटेज शेयर मिलेगा? सो ठीक है। दैट इज़ द कोर ऑफ अ टर्म शीट। तो ये जो परसेंटेज होता है शेयर का, ये दोनों लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं? म्यूचुअली डिसाइड ठीक है, करते हैं क्योंकि आपको भी सहमत होना चाहिए कि ये जो बिल्कुल। आपने वैल्यूएशन लगाई है, इससे हुँ, मुझे भी ये ठीक लग रही है। बिल्कुल। तो उसके सो आप भी जब आप जाते हैं फंड रेज़िंग करने के लिए, आपके मन में भी एक बेंचमार्क होता है। हुँ, हुँ, तो आप बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप 15% कंपनी ले लें और हुँ, उसके अगेंस्ट आप मुझे इतना दे दें क्योंकि मेरे हिसाब से इतनी वैल्यूएशन है। ठीक है। कई बार ये भी होता है बहुत अर्ली स्टेज कंपनीज़ में कि वो वैल्यूएशन या प्राइसिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो अनप्राइस्ड राउंड होता है कि लोग आपको पैसे देते हैं ये बोल के कि जब तुम अगला राउंड कर लोगे, तो उसमें मुझको ये डिस्काउंट पे इतने शेयर्स दे देना। सो ब्रॉडली ये होता है। एक्चुअली जिस स्टेज पे आप पहुँच जाएँ जब आपको टर्म शीट मिल जाए, तो वहाँ पर उस स्टेज पे ज़रूरी है कि आप अपने पास करेक्ट सेट ऑफ एडवाइज़र्स रखें।
क्यों? हुँ, क्योंकि आपको उस स्टेज पे जो भी आपकी लीगल या कमर्शियल टर्म्स होती हैं, वो क्रिस्टलाइज़ हो जाती हैं। हुँ, सो जर्नी ये होती है कि आपकी इनिशियल कन्वर्सेशन हुई, आपने एक एनडीए साइन किया, फिर आपने एक टर्म शीट साइन की, फिर आपकी कंपनी पे एक डिलिजेंस हुआ, फिर एक आपके इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, वो साइन होते हैं। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ये होता है डॉक्यूमेंट बकेट जिसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है। ठीक है। इसमें एक प्रश्न है, जो टर्म शीट है, क्या वो एक एग्रीमेंट, उसका लीगल वैल्यू क्या है? वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता ओके। है। उसमें सिर्फ कुछ प्रोविजंस होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं, हुँ, जैसे एक्सक्लूसिविटी कि हुँ, आपने अगर मेरे साथ टर्म शीट साइन कर दी तो आप किसी और को जाके नहीं देंगे, ठीक है, या कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। ज़रूरी बात ये है कि जो भी टर्म शीट में कमर्शियल टर्म्स आ जाती हैं, वो फिक्स हो जाती हैं। हुँ, तो वहाँ से फिर शिफ्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो हाँ, उसी बेसिस पे हम आगे के जो एग्रीमेंट होते हैं, वो तय होते हैं, तय उस होते टर्म हैं। शीट के आधार पे। करेक्ट। ठीक है। तो जो भी आप यहाँ मान लें, हुँ, एक्चुअली वही बाद में रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ठीक है। जो भी आपको अपनी शर्तें लगानी है या उनकी शर्तें माननी है, जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है इन्वेस्टमेंट की, वो इसी स्टेज पे होती हैं, ज़्यादातर। हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कस्टमरी होती हैं। आप सोचिए कि ये जो मार्केट है, ये भी एक मार्केट है। हुँ, हुँ, इस मार्केट में एक तरफ फाउंडर्स हैं, एक तरफ इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। तो कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं, हुँ, जिस पे डील्स होती हैं, ठीक है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ इस ज़ोन आप नहीं हो सकते कि जो हाँ, जनरल टर्म्स हैं, जिसमें लोग पैसे रेज़ करते हैं या जिस पे भी लोग पैसे देते हैं, उसी की ज़ोन में आपको मिलेगा। तो टू एक्सपेक्ट कि बहुत उससे कोई आउटलायर सिचुएशन हो, वो कोई मान जाए, वो मुश्किल होता है क्योंकि ये मार्केट है, जो मार्केट की एक अपनी टर्म्स कंडीशन बन चुकी हैं, बन प्रैक्टिसेज़ चुकी बन हैं। चुकी हैं, आपको उन्हीं के दायरे में अपना उन्हीं के दायरे में काम चलना करना होता है। पड़ेगा, काम बट आगे इस बढ़ाना दायरे पड़ेगा। में भी कुछ हुँ, चीज़ें ज़्यादा फाउंडर फ्रेंडली होती हैं, हुँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली होते हैं। ठीक तो है। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना बैलेंस स्ट्राइक करें। आपको मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जैसे कोई टर्म शीट है, उसमें कोर कंडीशंस क्या होती हैं अगर हम बात करें कि मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, मैं हुँ, किस वैल्यूएशन पे आ रहा हूँ, फाउंडर का लॉक इन क्या है, व्हिच मीन्स कि कब फाउंडर को कितने दिन कंपनी में रहना है, एग्ज़िट कब तक दिलाया जाएगा, एग्ज़िट देना मैंडेटरी है कि नहीं हुँ, है, मेरे कैपिटल के लिए क्या प्रोटेक्शंस हैं। हुँ, ए, गवर्नेंस हुँ, कि मुझे बोर्ड सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी, अफ़र्मेटिव वीटो राइट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और दूसरा लिक्विडेशन प्रेफ़रेंस कि अगर कंपनी बिकेगी तो वो जो पैसा मिलेगा वो कैसे खरबूज कैसे बटेगा, इन ठीक शॉर्ट। बात। तो ये सारी चीज़ें पहले ही एग्री होती हैं। तो इसमें भी थोड़ी वेरिएशंस या फ्लेवर्स होते हैं। कुछ चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई इन्वेस्टर बोले कि नहीं मुझे 5 साल में एग्ज़िट चाहिए ही चाहिए, हुँ, या बोले मुझे एग्ज़िट चाहिए जिससे मुझे कम से कम इतनी रिटर्न आए, हुँ, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली टर्म्स हैं। ठीक है। मगर अगर कोई टर्म शीट बोले कि अगर हो सके तो एग्ज़िट दे देना, हुँ, ऑब्वियसली वो फाउंडर के लिए बेटर है। हुँ, 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 तो यहीं पे आपको थोड़ा ज़रूरी होता है कि आपको करेक्ट एडवाइज़र्स मिलें जो आपको ये प्रोसेस नेविगेट करने में हेल्प करें। ठीक बात। नाउ इसमें जो टर्म्स होती हैं वो ऑब्वियसली बिज़नेस पे भी डिपेंड करती हैं। अगर मानिए आप एआई स्टार्टअप है, हुँ, हुँ, तो दौड़ लगी है लोगों को पैसे देने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल। आपके पास थोड़ी बार्गेनिंग पावर हुँ, ज़्यादा होती है। हुँ। मगर अगर आपका ऐसा कोई बिज़नेस है जिसमें थोड़ा इन्वेस्टर्स का थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो फिर इन्वेस्टर कहेगा ये मेरे टर्म्स हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना हाँ, चाहें तो। कहीं-कहीं इन्वेस्टर का पल्ला पलड़ा भारी भारी होता होगा, है, कहीं-कहीं सही बात है। इसका ठीक बात है। तो वो डिपेंड करेगा कि हुँ, कौन-सी इंडस्ट्री है, क्या बिज़नेस है। बिल्कुल। अच्छा, इससे जुड़े छोटे-छोटे कई प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स हैं। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने मेरे बिज़नेस में, मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। उनका कितना इंटरफेरेंस, कितना दखल होगा, क्या ये तय कर सकता हूँ मैं? हाँ, ये ठीक। एक्चुअली बहुत क्लैरिटी से तय होता है। हुँ। क्योंकि क्योंकि जो मैं शायद मान रहा हूँ कि वो सिर्फ़ उनके पास कैपिटल है, उन्हें ये नहीं पता है कि इस बिज़नेस को आगे कैसे ले जाया जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि उनकी हर एडवाइस मेरे काम की हो। ज़रूर, तो ये मैं एक चेक लगाना चाहता हूँ कि वो अनावश्यक, चूँकि उन्होंने कैपिटल लगाई है, तो हर बार आके दखल ना दें कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे करना है, क्योंकि वो चीज़ मुझे पता है। ज़रूर। जी, तो इसमें अब होता क्या है कि जो हम शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे वहीं वापस आते हैं कि कंपनी का गवर्नेंस होता है कैसे? ठीक, कंपनी का गवर्नेंस होता है बोर्ड से। ठीक। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ही कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करूँ, हुँ, आप इन्वेस्टर हैं, हुँ, आप देख ज़रूर सकते हैं, आप मुझे अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं, आप अपना अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं। बट एक्चुअली मैं ही डिसाइड करूँगा, तो ज़रूरी है कि आप बोर्ड पे मेजॉरिटी पे रहें। ठीक है। ठीक है? दूसरा होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर होता है, ये बैलेंस स्ट्राइक करने की बात है। इन्वेस्टर कहता है मैंने आपको पैसे दिए, मुझे अपना पैसा सेफ रखना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, ज़रूरी एकदम,
जिस पे आपको मेरे से आके पूछना है और मेरा कंसेंट लेना है। एक्चुअल में मेरे से पूछे बिना, इसको वीटो राइट्स कहते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी मुझसे पूछे बिना बंद नहीं कर सकते हैं, हुँ, या आप और बिजनेस नहीं बेच सकते हैं, हुँ, क्योंकि मैंने पैसे दिए, अगर आपने हुँ, बिजनेस बेच दिया हुँ, मुझे, हुँ, मेरे हुँ, लिए क्या बचेगा। हुँ, तो इस टाइप के कुछ आइटम्स होते हैं जो वीटो राइट्स होते हैं। अब तो जो आप कह रहे हैं कि अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना हो, अननेसेसरी इंटरफेरेंस तभी होगी अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दे दिए हैं। बट बाय एंड लार्ज जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर होता है, वो आपकी कंपनी चलाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो वो एक्चुअल में चला नहीं इन्वेस्टर होता है, सकता है। उसको चाहिए कि मेरा पैसा लगा है, हाँ, मुझे रिटर्न मिलना मुझे चाहिए। रिटर्न मिल जाए। बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअली ज़रूरी ये नहीं है कि आपको कोई अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना हो, ये ज़रूरी है कि आप और आपका इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस अलाइन्ड हो। ठीक। तो कहने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स भी तरह-तरह के होते हैं। हुँ, तो अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक कोई वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है। हुँ, उसका बेट है कि मैं आपको थोड़े से पैसे दे रहा हूँ, बहुत अर्ली स्टेज पे मैं रिस्क ले रहा हूँ, इस एक्सपेक्टेशन की मुझे आउटसाइज़ रिटर्न मिले। इसको आप कंपेयर करिए किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वो होता है जो, मानिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही की लाइन ऑफ बिज़नेस में हो, जो आपको पैसे दे रहा है विद एन एक्सपेक्टेशन कि या तो मैं समझूँ कि आप ये बिज़नेस कैसे कर रहे हो, मुझे कोई बेनिफिट हो, मुझे कोई इनसाइट्स मिलें, या मैं कल आपको खरीदूँ। तो आपको भी ध्यान देना है कि जिस इन्वेस्टर को आप ला रहे हो, आपको पैसे तो मिल रहे हैं, बट हुँ, उसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। हुँ, तो वो कौन-सी स्ट्रिंग्स वाला आपको आदमी चाहिए जो आपको अपने कैप टेबल पे डाले। प्राइवेट इक्विटी फॉर एग्जांपल थोड़ा-सा अलग है। वो भी आपको कैपिटल दे रहा है, वो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, बट उसकी फाइनेंशियल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है। टाइम होराइज़न्स जिसमें वो चाहता है कि उसको एग्ज़िट मिले, वो अलग है। तो आपको जो इन्वेस्टर अपने कैप टेबल पे डालना है, कैप टेबल मीन्स जो आपका शेयर होल्डिंग है, वो आपके जो आउटलुक है या विज़न है उससे अलाइन होना चाहिए। इस तरह के जो फ्रिक्शंस आप बोल रहे हैं आते हैं कि भाई मेरे को अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, वो तब आते हैं जब एक्सपेक्टेशंस अलाइन ना हो। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कंपनी चलाना नहीं चाहता, वो ठीक। चला ही नहीं सकता एक्चुअली हुँ, फाउंडर के हुँ, बिना। बिल्कुल, बिल्कुल। बट चैलेंजेस तब आते हैं जब एक्सपेक्टेशंस में अलाइनमेंट ना हो। ठीक बात। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आपने मुझे 10 करोड़ की कैपिटल लगाई मेरे किसी भी इनोवेटिव स्टार्टअप में, किसी वजह से परिस्थितियाँ बदल गईं या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मेरे चाहने के बावजूद वो स्केल नहीं कर पाया, वो बिज़नेस रन ही नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में मेरे पास क्या लायबिलिटीज़ रहती हैं, जिनको मुझे फिर ख़त्म करना है? मैंने वो स्टार्टअप ही क्लोज़ कर दिया हुँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं कुछ दूसरा काम करूँगा। ऐसा होता भी है, रियल केसेज़ में भी होता नहीं, है। ज़रूर। जी। सो बिज़नेस फेलियर एक बहुत ज़रूरी पहलू है जिसके बारे में उतना सोचा नहीं जाता है जितना हुँ, सोचना हुँ, चाहिए, हुँ। क्योंकि अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो लीगली एज़ अ फाउंडर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एज़ एन ओनर ऑफ अ कंपनी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे ना कि कंपनी एक अलग इंसान होता है, तो जो ठीक है, कंपनी की मानिए डेट है, वो आपकी डेट नहीं है, वो कंपनी की डेट है, तो वो ठीक है, वहीं सीमित हो जाता है। ठीक है। चैलेंज तब आता है जब आपकी कोई नॉन कंप्लायंस हो, कि आपको टैक्स भरना था, आपने टैक्स भरा नहीं, आपको पीएफ में भरपाई करनी थी, आपने भरपाई करी नहीं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्टर का काम होता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंपनी को चलाना और ये मेक श्योर करना कि जो कंपनी को कंप्लायंसेस करनी है उसने ढंग से की हैं, और अगर नहीं की हैं तो आपकी लायबिलिटी होती है। सो डायरेक्टर्स के लिए वो एक चैलेंज होता है टू मेक श्योर कि जो कंपनी है वो कंप्लायंस विद लॉ चले, या उसकी जो कंपनी को चलाने का तरीका है वो उसमें कोई चैलेंजेस ना आए इस तरह के। तो वो एक आइटम है जिस पे आपको ध्यान देना होता है बिजनेस फेलियर के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब मैं फ्रॉड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ वो तो हाँ, हाँ, अलग कहानी बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ। सिंपल बिजनेस फेलियर में रिस्क आते हैं फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। दूसरा रिस्क आता है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन से। हुँ, नाउ दो एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। एक कंपनी है जिसमें एक फाउंडर ने बोला है मैं आपको 5 साल में एग्जिट दूंगा, हुँ, हार्ड कमिटमेंट। दूसरा है जिसमें ऐसा कोई हार्ड कमिटमेंट पर्सनली नहीं लिया। तो आप जैसे देख सकते हैं कि एक सिचुएशन में एक पर्सनल कमिटमेंट है जिसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट क्लेम बनेगा, कि इन्वेस्टर के पास हक होगा कि आपको डिमांड करे कि मुझे एग्जिट दिलाया जाए, जिसमें फिर आपके लिए लीगल चैलेंजेस बनने लगते हैं। तो जब आप टर्म शीट साइन कर रहे हो या जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का कर रहे हो फंड रेजिंग के लिए, ज़रूरी है कि आप क्लियर रहें कि मेरी लायबिलिटी कहाँ रुकती है और मेरे क्या कमिटमेंट्स हैं आपके लिए। ठीक। तो बिजनेस फेलियर में ये थोड़े चैलेंजेस होते हैं। मैं ये भी बोलूँगा कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को समझ आता है कि बिजनेस फेलियर इज़ बिजनेस फेलियर।
तो ऐसे कोई आउट ऑफ टर्न जाके कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बिजनेस फेल हो गया, उसकी ना कोई वैल्यू है ना है। बट कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि मानिए कंपनी बेचनी है, या हुँ, एक तो है कि बिजनेस फेल हो गया, मैं ठीक है। कहाँ जा रहा था हाँ, आपको हाँ, बताता हूँ। हाँ, हाँ। एक होता है कि थोड़ा सा फेल हुआ है, हुँ, कि 100 रुपये लगाए थे, 80 की वैल्यू तो है। हुँ, तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि जो 80 आएंगे वो मुझे मिलने चाहिए, आपको नहीं मिलने चाहिए। ठीक, ठीक, बट ठीक। बाय एंड लार्ज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, कि आप कोई पर्सनल लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें टू प्रोवाइड एन एग्जिट। या कंपनी अगर जो चल रही है, मगर समराइज़ करूँ तो कंपनी का जो कंप्लायंसेस है वो पूरी रहे, उसके आगे ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। ठीक। तो अगला सवाल मेरा है कि किसी भी स्टार्टअप में जब एक से ज़्यादा को-फाउंडर्स होते हैं, तो उनके बीच इक्विटीज़ का कैसे डिसाइड करते हैं हम कि किस तरीके से फेयरली उसका कोई लीगल एक तरीका होता है या किस तरह से करेंगे उसे हम? तो इसमें मेरी सोच है कि इसमें कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो फाउंडर ग्रुप है, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा फाउंडर होता है, साथ हुँ, मिलके हुँ, हुँ, बिजनेस बना रहे होते हैं, हुँ, उनको सोचना है हुँ, आपस में कि फेयरनेस अगर हम अपने में माने तो क्या डिवीजन फेयर है। कई बारी दो लोगों के बीच में अगर कोई स्टार्टअप होता है, कई स्टार्टअप्स होते हैं कि दो लोग हैं, तो वो हुँ, कहते हैं हम इक्वली कर लेते हैं। जब तक दोनों को लगता है कि वो फेयर है, उसमें ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसमें कोई भी रीजनिंग ना की जाए, क्योंकि होता क्या है कई बारी कि आपने इनिशियली कुछ स्प्लिट डिसाइड किया, हुँ। कल की डेट में अगर आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो थोड़ी फ्रिक्शन आने लगती है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि देखो हम लोग इक्वल इक्वल होल्डर्स हैं, बट काम मैं ज़्यादा करता हूँ, हाँ, वो तो कुछ करता नहीं है। बिल्कुल। अब कंपनी का जो हिस्सेदार होता है, वो एक्चुअली डिसाइड कैसे होता है? कंपनी का हिस्सेदार होता है वो जिसके पास शेयर्स हों। हुँ, शेयर्स एक बार ही डिवाइड हो गए तो वो हिस्सेदार बन गए। उसके बाद अगर वो कभी चेंज करना है तो वो आपस में एक दूसरे को शेयर्स बाँट के या और शेयर्स इश्यू करके स्प्लिट होता है। बाय एंड लार्ज लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, कि एक बारी जो डिवाइड हो गया सो हो गया। तो उसमें ज़रूरी ये है कि आपका एक फ्रैंक डिस्कशन हो कि हम अगर डिवीज़न कर रहे हैं बराबर, या एक का ज़्यादा एक का कम, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, और क्लैरिटी रहे कि किसको कितना मिल रहा है और उसका क्या रोल है। वो ज़रूरी है, कोई वन साइज़ फिट्स ऑल सॉल्यूशन या कोई आंसर इसमें नहीं है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी एक आइडिया लेकर चल रहे हैं, वो बड़ा हो सकता है ना सिर्फ़ अपनी कंट्री के लेवल पे बल्कि वो एक देश से बाहर भी एक मॉडल के रूप में बिल्ड हो सकता है। ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिसमें उन्होंने एक किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से सोचा और वो बढ़ता चला गया और फिर वो कई कंट्रीज़ तक में उसको स्केल कर पाए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस बात की संभावना हो कि हम इंटरनेशनल लेवल तक अपने काम को ले जा सकते हैं? ज़रूर। तो इसमें एक बात ये होती है कि जो स्टार्टअप होता है, ऑलमोस्ट बाय नेचर, क्योंकि बड़ी कंपनी तो है नहीं, 2 लोग हैं, आप ऐसे बिल्कुल। सोचिए। जी। वो एक उसमें एक कल्चर होता है इन्फॉर्मेलिटी का। इन्फॉर्मेलिटी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि आप बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकें, आगे बढ़ सकें, या चेंज कर सकें अपना जो कोर्स है। इसमें चैलेंज भी यही होता है कि इन्फॉर्मेलिटी होती है। इनफॉर्मेलिटी से प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बारी जो कंप्लायंस कल्चर होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि आदत होती है कि हम डिसरप्टिव हैं, हम जल्दी डिसीजन ले लेंगे, या तो वो एक कल्चरल एक टेंशन आता है। अम, ये जैसे कंपनी स्केल होती है, ग्रेजुअली उसको फॉर्मलाइज करना पड़ता है। नाउ अब आप सोचिए कि अगर एक कोई कंपनी है, वो एक देश में चल रही है, उसको एक देश के रूल से कंप्लाई करना है। जब आप बोलें कि अब मैं दूसरी कंट्री में जाऊँगा, व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज़ कि जो आप यहाँ से जा रहे हैं, तो उसमें जो आपका यहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो आपकी इंडियन कंपनी है वो बाहर इन्वेस्ट करे, वो सबसे पहले तो अ, इंडियन लॉ से कंप्लाई करे, ठीक है? हुँ, तो बेसिकली मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में हमारे देश में एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम फेमा रेगुलेशंस कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत कुछ तरीके हैं जिससे आप इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर सकें, तो आपको उससे कंप्लाई करना है। दूसरा, आपको उस देश के लॉ से भी कंप्लाई करना है। तो एक नेचुरल बर्डन ही कह सकते हैं इसको, या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है जिनसे आपको ध्यान से चलना है। कई बार ये टेम्पटेशन होता है, और हम कई बार देखते हैं कि कोई फाउंडर आता है, वो बोलता है मुझे एक और कंपनी खोलनी थी, मैंने $100 भेज दिया, मैंने कंपनी खोल दी। एक्चुअली उससे नहीं होता है।
या उससे कई चैलेंजेस आ सकते हैं जो बाद में दिक्कत देते हैं कि बाद में आपको कोई नोटिस आ जाएगा कि आपने फेमा से नहीं कंप्लाई किया या उस देश के लाइसेंसेस नहीं लिए हैं। तो थोड़ा देख के समझ के केयरफुली आपको आगे बढ़ना चाहिए और इन सारी चीज़ों के लिए आपको फिर एडवाइजर्स चाहिए होते हैं। हुँ, तो बेसिकली जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ वो ये है कि बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे आप एक देश से दो देश जाते हैं क्योंकि कंट्री रिस्क इसको कहते हैं कि आपके पास पहले एक कंट्री का रिस्क था विच मीन्स कि उस कंट्री के रूल्स क्या हैं, वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो एक का दो हो जाता है। बिल्कुल। तो वो बिजनेस कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। हुँ, तो क्या आप एज अ टीम केपेबल हैं उसको हैंडल करने के लिए? हुँ, क्या आपने अपने पास एडवाइजर्स रखे हैं जो आपकी मदद कर सकें टू मैनेज दिस? क्योंकि अदरवाइज आपके लिए ये चैलेंज बन जाएगा। ठीक है। अब हमने अपना स्टार्टअप हमारा एक खड़ा हो गया और एक प्रॉफ़िटेबल मॉडल में आ गया है। हुँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिस्क तो आते ही हैं, किसी भी काम में, किसी भी तरह के बिज़नेस में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। उतार-चढ़ाव कई तरह के हो सकते हैं। वो डायरेक्ट मार्केट रिलेटेड भी हो सकता है या दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? यानी कि लीगली एक पहले से एक प्रोटेक्शन वॉल कैसे बना सकते हैं ताकि एट लीस्ट इस इन पॉइंट्स पर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि हमने अपना एक काम शुरू किया और वो काम धीरे-धीरे करके हमारा स्केल कर रहा है। हमारे उसमें 2-3 को-फाउंडर्स हैं, हमारे एक इन्वेस्टर हैं, सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। लेकिन हम उस वक़्त जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में किन-किन बातों का ध्यान रखें ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए हम कोई लीगल एडवाइज़र लगातार रखें अपने साथ या फिर हम कंप्लायंसेस को लगातार मॉनिटर करते रहें, तो इस तरह की जो भी चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहें। जी। सो जो कंपनी की अगर हम जर्नी देखें, अब हम हुँ, उस स्टेज पे बोलते हैं जब कंपनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो उसकी जो रिस्क प्रोफ़ाइल है वो भी बदलती जाती है कि कुछ रिस्क, सो आप ऐसे सोचिए कि हर स्टेज पे रिस्क है। डे 1 पे भी रिस्क है। रिस्क को सोचने का तरीका एक बहुत अच्छा, एक मैंने एक फ़ेमस इन्वेस्टर है उनका एक देखा था कि आप रिस्क को सोचिए जैसे एक प्याज़ होता है, अनियन, उसकी लेयर्स होती हैं। तो जो डे 1 पे स्टार्टअप होता है उस वो पूरा मतलब अनछिला हुँ। प्याज़ होता है जो रिस्क का गोला है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे-जैसे आप बढ़ते जाते हैं रिस्क कम होते जाते हैं क्योंकि पहले दिन तो एक्जिस्टेंशियल रिस्क है कि कल मैं हूँ या ना हूँ, ठीक या है। मेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हैं कैपिटल पे। जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है बिज़नेस, रिस्क कम होने लगते हैं बट डिफरेंट होने लगते हैं। हुँ, ठीक है? कुछ नोन रिस्क होते हैं, कुछ अननोन रिस्क होते हैं। जैसे हुँ। कोविड अननोन रिस्क है, उसका हुँ, कोई हुँ, कुछ हुँ। प्लानिंग नहीं कर हुँ, सकता है। हुँ। बट किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के कई पहलू होते हैं। हुँ, एक है कि आपके इंटरनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स क्या हैं? क्या आपका बोर्ड रेगुलरली मिलता है? क्या वो डिसीजन मेकिंग करता है? क्या आपके पास रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स हैं? तो ज़्यादातर कंपनीज़ जब इस जर्नी में होते हैं स्टार्टअप से बड़ी कंपनी बनने में, तो उनकी मैनेजमेंट टीम्स बिल्ड आउट होती हैं। तो जो वो मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, उसकी रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ खुद ही बढ़ जाती हैं। बट ये ज़रूरी है कि आपका एक इंटरनल कंप्लायंस कल्चर स्ट्रॉन्ग हो। या आपके पास रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स हों, तो वो ऑलमोस्ट नेचुरली होते हैं क्योंकि एट दैट स्टेज आपका काम एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट ही है क्योंकि बिज़नेस तो चल रहा है। तो साथ-साथ आपको वो भी करना ही होता है। जैसे लिस्टेड कंपनीज़ को अगर आप देखें तो उनको आउटलुक्स देने होते हैं या उनको एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना होता है। हुँ। तो जैसे कोई कंपनी बड़ी होती है वो स्टेज पे आ जाती है तो फिर उसको इंटरनली लोग रखने पड़ते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आप जिस स्टेज पे हैं उसके एप्रोप्रिएट आपके रिस्क फ्रेमवर्क्स हो। तो मानिए अगर कोई बहुत छोटी कंपनी है उसमें आप बोलो नहीं आपके बोर्ड पे 5 लोग होने चाहिए, आपके पास 2 लीगल एडवाइज़र होने चाहिए, आपके पास बिग 4 होना चाहिए। उस स्टेज पे इसकी ज़रूरत उस नहीं है। स्टेज पे उसकी ज़रूरत नहीं है हुँ, क्योंकि रिस्क लेना ही उसका काम है और वो हुँ। खर्चा या वो बर्डन्स ही इतने बन जाएँगे कि उसको जो करने निकले वो कर नहीं पाएँगे। बट जैसे-जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, हम रिस्क के प्रति ज़्यादा अवेयर भी होते जाते हैं क्योंकि फिर छोटी-सी मिस्टेक हमें बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है, ये करेक्ट, भी होता है। करेक्ट। तो जैसे जी। एक एग्ज़ाम्पल है कि एक कंपनी है उसको अपनी लिस्टिंग करानी थी। हुँ, तो उन्होंने लिस्टिंग करने के लिए अपना नाम बदला। हुँ, तो जब उन्होंने नाम बदला उनके पास कुछ-कुछ बिज़नेस लाइसेंसेस थे। हुँ। तो वो बिज़नेस लाइसेंसेस चले गए। उससे उनको कई करोड़ों का नुकसान हुआ। जब तक उन्होंने वो अपडेट किया ये वो। तो अच्छा, छोटी-छोटी चीज़ों से भी बड़े-बड़े बड़े इम्पैक्ट नुकसान हो हो सकते सकते हैं। हैं, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो उन सारी बातों का फिर आगे ध्यान हमें रखना ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्यान और और उसके लिए हमें पहले से फिर धीरे-धीरे तैयारी अलग-अलग स्टेज पे हमें करते रहनी चाहिए। जी, तो हुँ, जैसे अगर आप कोई बहुत ही अर्ली स्टेज कंपनी की बात करें तो ज़रूरी है कि आपके पास एटलीस्ट एक जो बेसिक टीम है कि आपके पास एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास एक लीगल एडवाइज़र हो। हुँ, लीगल एडवाइज़र का भी रोल चेंज होता जाता है, जैसे आप बड़े होंगे, पहले मानिए आपको कैपिटल रेज़ में हेल्प करेगा, फिर आपको इंटरनल जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है, उनके साथ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुँ, बनेंगे, तो उस जर्नी में आपको ट्रस्टेड एडवाइज़र्स चाहिए। वो एडवाइज़र्स भी टाइम टाइम के साथ चेंज होंगे, बट वो आपको चाहिए। तो मतलब ये वही वाली बात होती है कि मतलब इट टेक्स अ विलेज, बिल्कुल, कि हर तरह का आपको नीड होती है, ज़रूरत होती है, आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बिल्कुल। समय के साथ। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन इस पूरी बातचीत से रिलेटेड ये है कि मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, जो उसने एक स्केल हासिल कर ली और इसके बाद से कुछ बड़ी कंपनियाँ जो है इंटरेस्टेड हैं उसे टेक ओवर करने में, और आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इस स्टेज पे आकर मुझे क्या करना होगा और क्या-क्या इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसके बारे में थोड़ा एडवाइस करिए। ज़रूर। तो जो ज़्यादातर सिचुएशंस होती हैं जिसमें अब अगर मैं हुँ, इसको हम थोड़ा सिम्प्लीफ़ाई करके चलते सिम्प्लीफाई हैं कि करते गए जी, बिल्कुल। क्योंकि कोई अगर हुँ, कंपनी खरीद रहा है, वो क्या हुँ, खरीद रहा है? हुँ, वो एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है। ठीक है? हुँ, जब कंपनी उसकी हो गई तो उसको हुँ, क्या मिल रहा है? हुँ, उसको एक बिज़नेस मिल रहा है, हुँ, साथ ही साथ उस बिज़नेस रिलेटेड रिस्क्स मिल रहे हैं। हुँ, उसका क्या मतलब है कि मानिए आपने टैक्स समय पे फाइल किए, नहीं हुँ, किए, हुँ, 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 अम, आपने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए जो प्रोविडेंट फंड वगैरह की सबमिशंस करने होते हैं, आपने किए, ना किए। हुँ, तो एसेंशियली जो आपका और मेरा डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होती है कि मैं कंपनी खरीदूँगा हुँ, 100 करोड़ में। ठीक है। उसके बाद एक सेकंड डिस्कशन होता है कि एक्चुअली कौन किस चीज़ का रिस्क ले रहा है। हुँ, तो जब कोई फाउंडर के नज़रिए से अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं कंपनी बेच रहा हूँ, तो मुझको अपना रिस्क भी मैनेज करना है। हुँ, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि लीगली क्या होता है इस स्टेज पे, बेसिकली आप लोग एक एग्रीमेंट नेगोशिएट करते हैं जिसको एक शेयर परचेज़ एग्रीमेंट कहते हैं। तो शेयर परचेज़ एग्रीमेंट में जो बायर और सेलर होता है, वो एक-दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि ये अगर कंडीशंस पूरी होती हैं, कुछ कंडीशंस डाली जाती हैं, ऐसे शर्तें होती हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, तो मैं आपको आपकी कंपनी खरीद लूँगा। जब मैं आपकी कंपनी खरीदूँगा, आप मुझे बताइए और इनको रेप्स एंड वारंटीज़ कहते हैं इस टर्म को, ठीक है? रिप्रेजेंटेशंस। तो मैं आपसे बोलता हूँ, आपकी कंपनी ठीक है क्या? आपने शेयर्स ठीक से इश्यू किए हैं क्या? आपने लॉ से कंप्लाई किया है क्या? आपने सारे एम्प्लॉयमेंट के कंट्रीब्यूशंस किए हैं? ये मैं आपसे क्यों पूछता हूँ? ये मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जबकि मैं डिलिजेंस ज़रूर करूँगा, जो हम पहले हुँ, हुँ, डिलिजेंस कर रहे थे, हुँ, व्हिच हुँ, इज़ मैं चेक करूँगा। हुँ, क्वेश्चन ये है कि अब इसका रिस्क कौन लेगा? हुँ, तो वो आप और मैं आपस में बाँटेंगे, ठीक है, इस एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है। वो कैसे बँटेगा? बाय सेइंग कि कुछ-कुछ चीज़ों के लिए आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं ये हुए हैं, अगर ये सच नहीं हुई तो मैं आपके अगेंस्ट एक इंडेमनिटी क्लेम करूँगा। तो जी, इसको कहते हैं इंडेमनिटी। ओके। तो ये जो नेगोशिएशन होती है, ये बहुत इंटेंस नेगोशिएशन होती है, जिसमें 3 आइडियाज़ होते हैं, रिस्क एलोकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एलोकेशन एंड मिटिगेशन। तो ये ज़्यादातर हम फाइनेंशियल टर्म्स में सोचते हैं एसपीए को, बट देयर इज़ आल्सो अ रिस्क एलिमेंट टू इट, रिस्क एलिमेंट भी है, ठीक है। या रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हैं ठीक है, इसको। तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, इस पे शायद एक कभी ज़रूर। अलग से बातचीत हो सकती है उस या पे बहुत डिस्कशन लंबी हो बात हो सकता है, सकती बिल्कुल, बिल्कुल। है। और क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जो छोटे स्टार्टअप होते हैं, एक स्टेज के बाद उन्हें पता होता है वो बड़ा तो बना लेते हैं, लेकिन फिर उसको बहुत बड़े लेवल पे रन करने के लिए या तो और फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है या कई बार उस एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है जिनके पास एक पहले से लीगेसी बनी हुई है जी। और उसी स्टेज पर आकर वो कंपनियाँ उन्हें टेक ओवर कर लेती हैं। जी। हुँ, ये बात सही है क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप किस फ़ील्ड में हैं, उस हुँ, फ़ील्ड में और प्लेयर्स कौन हैं। हुँ, कि मानिए जैसे कोई भी अगर स्टार्टअप होता है, ज़्यादातर उन्होंने कोई मार्केट आइडेंटिफ़ाई किया होता है और उस मार्केट में कोई अपॉर्च्युनिटी होती हुँ, है। वो अपॉर्च्युनिटी कई लोग चेज़ कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली किसी स्टेज पे आके कंसोलिडेशन होती है। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योर प्लस हुँ, कैपिटल, हुँ, ये दोनों मिलके बोलेंगे मैं बाकी सबको खरीद लूँगा। हुँ। तो फिर ये मार्केट मेरा हो जाएगा। तो ये नेचुरल कोर्स में एक बिज़नेस में विनर्स बिल्कुल, और लूज़र्स बिल्कुल होते हैं। और कई लोगों को तो मैंने देखा है कि उनको बिज़नेस लॉन्ग टर्म में रन करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो उनको इनोवेशन में ज़्यादा होता है कि ज़रूर। उन्होंने एक कोई चीज़ बनाई, हाँ, स्केल की हाँ, और फिर उसे उससे छुटकारा पाया, अपना अपनी हिस्सेदारी ली, और फिर वो आगे जाके कुछ और कर रहे हैं। हाँ। बताइए? तो जैसे आप सोचिए कि कोई भी ऐसा मार्केट होता है, इसमें अल्टीमेटली
जो आपने बोला कि ऐसा मार्केट है जिसमें कुछ लोग हैं जिनका काम है सिर्फ कंपनी बना के बेचना और आगे जी। बढ़ना, बट उनका भी एक ज़रूरी रोल है। हाँ, हाँ। आप ऐसे सोचिए कि हर मार्केट में अलग-अलग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसको ग्रीनफ़ील्ड ऑपरेटर आप बोल सकते हैं, ठीक हुँ, है? जो हुँ, बहुत अर्ली स्टेज पे आएगा, रिस्क लेगा, कोई हुँ। बिज़नेस बनाएगा, ठीक इस है, एक्सपेक्टेशन में कि वो बिज़नेस को बेच दे। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो थोड़ी देर की स्टेज पे आते हैं, हुँ, या कोई बिजनेस मॉडल अगर उन्हें दिख रहा है कि वायबल बन रहा है, उसको खरीद लेते हैं। हुँ। सो जो भी कोई मैच्योर इकोसिस्टम होता है किसी भी प्रकार का, उसमें आपको दिखते हैं कि लोग अलग अलग लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट रोल्स अदा कर रहे हैं। तो ये सब अच्छे साइंस हैं एक्चुअली एक हाँ, मैच्योर बिल्कुल। इकोसिस्टम के। जहाँ जिसकी ज़रूरत है, वो वहाँ पर इन हो रहा है। यानी कि एक व्यक्ति है जिसके पास एक आइडिया है, वो आइडिया लेके रिस्क लेने को तैयार है, वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, एक स्टेज पे किसी को पता है कि इस आइडिया के लेवल पे एक स्तर और ऊपर आने के बाद, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, मैं इसको हाँ, और बड़ा बना सकता जी, हूँ। फिर वहाँ पे उसकी एंट्री हो रही है। हाँ, कोई उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी देख रहा है, फिर वहाँ पे उनकी एंट्री हो रही है। तो एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, तभी वो इंडस्ट्रीज़ को हाँ। या इस पूरे इकोनॉमी को आगे ले जा सकता ये है। बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि अगर आपके पास इकोसिस्टम नहीं हो तो फिर आप बहुत इंडिविजुअल ड्रिवन है, बट हुँ। जब आपके पास बहुत सारे ऐसे रैशनल एक्टर्स हो तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, मतलब एज अ ऑन एन एग्रीगेट लेवल। तो अगर आप मानिए कि मैं स्टार्टअप हूँ, मेरे को दिख रहा है कि जिस बिजनेस या मार्केट में मैं हूँ उसमें मुझको अब जिस लेवल की फंडिंग चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मगर मेरे कंपेटिटर के पास है। नाउ अगर एक कोई रैशनल एक्टर है वो रैशनल डिसीजन लेगा, हुँ, हुँ। व्हिच इज़ टू से कि या तो मैं बिज़नेस बंद कर दूँ या मैं इसको बेच के निकल जाऊँ। ठीक तो है। वो भी एक तरह की थिंकिंग होती है जो सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड होती है। इसका मतलब कई बारी लोग ना इन चीज़ों को नेगेटिव एट्रिब्यूशंस देते हैं। एक्चुअली इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन कि आप किस स्थिति पे क्या डिसीजन ले रहे हैं। और ये सारे ही आउटकम्स आपके लिए भी पॉजिटिव हो सकते हैं, कंज्यूमर के लिए भी आउटकम्स पॉजिटिव हो सकता है और एम्प्लॉइज़ के लिए भी। ठीक। तो मोक्ष हालाँकि हम लगभग क्लोज़िंग की तरफ अब हैं। एक पहलू जो छूट गया है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी हम लोग बात कर लें। अभी तक सब कुछ हमने उसके नज़रिए से देखा जो जो स्टार्टअप का फाउंडर है। हम एक उसका नज़रिया जो इन्वेस्टर है उसकी तरफ से लेके आते हैं कि कई बार ये आजकल अक्सर सुनने में मिलता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक विज़न बनाते हैं और वो विज़न कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए वो वर्केबल नहीं होता है। लेकिन उसकी एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाई जाती है, फंड रेज़ किया जाता है और एक समय बाद वो कुछ पैसा बना के लोग अलग हो जाते हैं। और इससे होता क्या है कि जब ये चीज़ लगातार अगर ऐसा होने लगे, तो बहुत जेन्युइन लोग भी होते हैं, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपके अपने जो लीगल प्रैक्टिसेज़ के दौरान आपका अपना भी कुछ अनुभव रहा है और इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अम, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इकोसिस्टम में हुँ, अच्छे प्लेयर्स होते हैं हुँ, और कुछ बुरे प्लेयर्स होते हैं। अब सवाल ये है कि बुरा प्लेयर कौन होता है? बुरा प्लेयर वो नहीं होता जहाँ बिज़नेस फेलियर हो, हुँ। क्योंकि बिज़नेस फेलियर तो रिस्क का एक दूसरा पहलू ही पहलू है है, बिल्कुल है। कि कोई चलेगा, कोई नहीं चलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई प्लेयर रेकलेस हो हुँ, या डिसऑनेस्ट हो। हुँ, अम, अल्टीमेटली किसी भी मार्केट में, क्योंकि सारे ही मार्केट्स वो होते हैं आइटरेटिव। हुँ, आपका किसी के साथ एक ही बार इंटरैक्शन नहीं होता, बार-बार होता है। हुँ, तो कहीं न कहीं चीज़ बाहर आ ही जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हर इन्वेस्टर जिसके साथ कुछ ऐसा बुरा होता है, अम, उसका कोई न कोई कॉन्सिक्वेंस ज़रूर होता है। जी, उस इन्वेस्टर के लिए भी और बाकियों के लिए भी। जी। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मानिए आपने देखा कि मार्केट्स में कई बार खबर आती है कुछ स्टार्टअप फेलियर्स बढ़ रहे हैं, या कुछ में ऐसा होता है जिसमें कुछ बैड डीलिंग्स की खबर आती है। उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि इन्वेस्टर्स के जो टर्म्स होते हैं उसमें कई बारी थोड़े से डिफरेंसेस आने लगते हैं। हुँ, कोई एक बारी करेगा तो एक इन्वेस्टर के टर्म्स चेंज होंगे। फिर वो मार्केट कई बार अडॉप्ट करने लगता है, तो वो टर्म्स आगे पीछे जो मार्केट की हैं वो शिफ्ट होने लगती हैं। कई बार जो इन्वेस्ट किया गया पैसा होता है, उसका भी सही इस्तेमाल नहीं होता है। यानी हाँ, कि आपने देखा होगा कि कई बार उसका इस्तेमाल बहुत चमक-दमक वाले ऑफ़िस में,
बहुत ज़्यादा सैलरीज़ में, इन सब में वो सारा का सारा पैसा चला जाता है और इस वजह से भी बिज़नेस फेल्योर होते हैं। आप मानते हैं क्या इस चीज़ को? सो हुँ, हुँ। बेसिकली ये उस टाइप की चीज़ है कि जब अगर बिज़नेस चल रहा है तो कोई कंप्लेन करेगा नहीं। हाँ, हाँ, ठीक बात बट है। अगर बिज़नेस नहीं चला तो सारी हाँ, चीज़ें चुभेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस पे एग्ज़ैक्ट कमेंट करना मुश्किल है। हाँ, हाँ, हाँ। मगर हाँ, सो यही वाला पॉइंट है रेकलेसनेस का कि जब आपने किसी का कैपिटल लिया है हुँ, तो आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपको उस कैपिटल पे रिटर्न देना है। ज़्यादातर फाउंडर्स बहुत ज़्यादा एक्यूटली अवेयर होते हैं कि मैंने किसी का पैसा लिया है, मुझे उसको रिटर्न देना है। हुँ। कुछ एक आध बैड एक्टर होगा, बट वो एक आध ही होते हैं। बाय एंड लार्ज अगर सभी बैड एक्टर होंगे तो कुछ सिस्टम होगा ही नहीं, कोई इकोसिस्टम फेल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है और भारत में तो कम से कम स्टार्टअप की एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है हाँ, और अभी उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। मैं भी यही बोलूँगा। बिल्कुल। तो आप आए हमारे स्टूडियो में और आपने कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पे हमारे क्लैरिटी दी। मुझे लगता है कि ये बातचीत उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी, जो अभी किसी एक अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आगे इस तरह की बातचीत का सिलसिला हम लोग और आगे भी जारी रखेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।